नमस्कार दोस्तों इस बार एरो इंडिया 2025 में F-35 और Su-57 शोकेस किए गए थे और उस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमेरिका के दौरे पर भी गए थे। तो उस समय पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने F-35 को वर्बली भारत को ऑफर किया था, लेकिन ऑफिशियल तौर पर भारत को कभी F-35 ऑफर नहीं हुआ है। जबकि ठीक इसके उलट रशिया ने एरो इंडिया के बाद से ही अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को न सिर्फ एग्रेसिवली ऑफर करना शुरू किया, बल्कि अब इसे भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात भी कर रहा है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या Su-57 वाकई में इंडियन एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा या फिर ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। अब वो चुनौतियां क्या हो सकती हैं, उन्हें हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। दरअसल दोस्तों, रशिया अब अपने Su-57 को MRFA के लिए पिच कर रहा है, जिसमें Su-57E यानी कि Su-57 का एक्सपोर्ट वर्जन ऑफर किया जा रहा है। जिन्हें नहीं मालूम कि MRFA क्या है, तो उनके लिए बता दूं कि MRFA के अंडर 114 मल्टी रोल फाइटर जेट हमारी एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने हैं। रशिया का कहना है कि वो न सिर्फ इस एयरक्राफ्ट को इंडिया को देगा, बल्कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। वैसे तो Su-57 के फीचर्स काफी इंप्रेसिव हैं। इसमें एडवांस AES रडार है जो 300 किलोमीटर की दूर तक के टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है और ये मार्क 2 की स्पीड से उड़ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। और रशिया के इस ऑफर की सबसे खास बात है कि इसमें हम हर तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मतलब इंडियन एयरफोर्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस जेट को मॉडिफाई कर सकती है और साथ ही इसमें इंडियन वेपन्स और सिस्टम को इंटीग्रेट करने की फैसिलिटी भी मिलेगी। Su-57 के साथ रशिया हमें नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स भी ऑफर कर रहा है, जैसे कि R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो हमारी अस्त्र मिसाइल की तरह BVR मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इसके अलावा KH-47M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और KA-B सीरीज के स्मार्ट बॉम्ब्स भी इस ऑफर में शामिल हैं और ये सब हमारे M का वेपन्स पैकेज में भी यूज हो सकते हैं। लेकिन Su-57 का एक दूसरा पहलू भी है। दोस्तों, Su-57 का डेवलपमेंट प्रोग्राम काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। इसके इंजन में कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे हैं और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस उठे हैं। इवन रशियन एयरफोर्स के पास अभी सिर्फ 10 Su-57 हैं, जिनमें से कुछ ही ऑपरेशनल हैं, जिससे इसकी रिलायबिलिटी पर कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि समय के साथ इन इश्यूज पर काम करके इन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन Su-57 को खरीदने से हमारे M का प्रोग्राम पर इम्पैक्ट जरूर होगा। ADA और HAL पिछले कई सालों से इस इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं और MCA का डिजाइन फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और 2028 तक फर्स्ट प्रोटोटाइप फ्लाइट होने की उम्मीद है। मान लीजिए कि अगर भारत Su-57 की डील को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इससे MCA प्रोग्राम पर दो तरह के असर पड़ सकते हैं। एक तो फंडिंग का इशू होगा, क्योंकि Su-57 को खरीदने में भी तो फंड्स यूज होंगे, और दूसरा टेक्निकल एक्सपर्टीज का फोकस भी डिवाइड हो सकता है और IAF का फोकस MCA से शिफ्ट हो सकता है। इसे जरा ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं और वही प्रोडक्ट आपको रेडीमेड मिल जाए, तो आप डेवलपमेंट पर उतना फोकस नहीं करेंगे और सेम चीज MCA के साथ भी हो सकती है। वैसे तो दोस्तों Su-57 को भारत में बनाने का ऑफर दिया गया है, लेकिन शुरुआत में तो सिर्फ इसकी असेंबली ही होगी। एक्चुअल पार्ट्स तो रशिया से ही बनकर आएंगे और बाद में जब भारत में Su-57 के पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए भी जाएंगे, तब भी कई क्रिटिकल पार्ट्स रशिया से ही इंपोर्ट किए जाएंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज रशिया पर कब सैंक्शन लगा दें, इसका भी क्या पता है, जिसकी वजह से स्पेयर पार्ट्स को रशिया से मंगाना एक मुश्किल टास्क हो सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई रशिया पर इतने सैंक्शन लगे थे, तब भी भारत ने खुलेआम रशियन ऑयल खरीदा है और उन सैंक्शंस का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। तो लेट मी क्लियर दिस थिंग, भारत ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि रशिया से भारत का तेल खरीदना अमेरिका और यूरोपियन देशों के फायदे की बात थी, क्योंकि भारत इस ऑयल को यूरोप और एशिया में बेच रहा था, जिससे वर्ल्ड मार्केट में ऑयल प्राइस स्टेबल बने रहे और इसी के चलते वेस्टर्न देशों की अर्थव्यवस्था बची रही। तभी तो वे लोग रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को फंड कर पाए। लेकिन दोस्तों, हथियारों के मामले में ऐसा नहीं होगा।
इवन ऐसा करने पर भारत पर भी सैंक्शन लग सकते हैं। इतिहास इसका गवाह है। प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा के टाइम पर ऐसा हो चुका है और आगे भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, IAF Su-57 को खरीदेगी या नहीं, ये फैसला IAF और भारतीय सरकार ही लेगी। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा, जैसे कि सैंक्शंस का रिस्क, स्पेयर पार्ट का समय से अवेलेबल होना और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट। और साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या Su-57 वाकई में अपनी क्लेम्ड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को डिलीवर कर पाएगा या नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को Su-57 की डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या फिर अपना पूरा फोकस एमका पर रखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।